नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारे सेकंड पेपर मैथ्स का जो क्लास नंबर 3 है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और क्लास नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया और क्लास नंबर 2 तक की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। और उस जो पीडीएफ का है वो पीडीएफ वो टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। आप टेलीग्राम पर जाकर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि आप व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ को तो आपको नंबर दे रखे हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। अब देखो, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको थोड़ा रिकॉल कर लें और उसके बाद में हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, वो पढ़ी, पूर्णांक के बारे में पढ़ा, रेशनल परिमेय संख्याएं उसके बारे में पढ़ा, इरेशनल अपरिमेय, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं और इंटरवल अंतराल के बारे में भी पढ़ा था। ये अंतराल पढ़े चारों। और उसके बाद में समुच्चय की गणनता मतलब कोऑर्डिनलिटी के बारे में पढ़ा था कि भाई समुच्चय के जितने अवयव होते हैं वो अवयवों की संख्या ही समुच्चय की क्या कहलाती है, गणनता कहलाती है। समुच्चय का उप समुच्चय भी हमने पढ़ा था कि भाई ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान हो, बी में विद्यमान हो। जो प्राणी सीधा इस वीडियो पर आए हैं उनसे निवेदन है कि पहले के 2 वीडियो भी वो देखें और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे देखते देखते चलें, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों। और देखिए आगे ये वाला पोर्शन पढ़ा हमने। समान समुच्चय के बारे में भी पढ़ा कि भाई 2 समुच्चय ए तथा बी को समान समुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ये चीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, और पूरी तरीके से डिटेल से समझा भी दिया। और जो ये मैं पीडीएफ अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ये भी हमने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी। देखो, 2 समुच्चयों ए तथा बी को तुल्य समुच्चय कहेंगे यदि ए तथा बी की क्या समान हो, गणनता मतलब उनके जो अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। उचित उप समुच्चय के बारे में बता दिया मैंने कि ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी, तो उसमें ए बराबर बी और ए सबसेट ऑफ बी दोनों शामिल होते हैं। उसमें से यदि ए बराबर बी वाला पोर्शन हटा दें तो शेष जो रहता है उसे उचित उप समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय के बारे में भी पढ़ लिया था हमने कि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय मतलब कोई सेट लिया और उसके सबसेट बनाए, फिर उन सभी सबसेट का सेट होता है, वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। और उसके बाद में फाइनली हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था ये कि भाई घात समुच्चय है। अब घात समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनकी जो संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं 2 की पावर n। तो मतलब जैसे कोई भी समुच्चय दे दिया मैंने आपको a बराबर 1 2 3, तो अब आप क्या करते हो, मैं पूछता हूं कि भाई इसको लेकर हम कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। तो आप सीधा क्या करोगे, 2 की पावर में रख दोगे और पावर में n है। n क्या है, इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो n की जगह क्या रख दो, 3 रख दो। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये 2 की पावर n आया कैसे, इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर जो ये आपने बताया ना ये वाला कि भाई ये पी ए की वैल्यू 2n कैसे आती है, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये 2 की पावर n क्यों है, तो इसको एक बार वापस समझाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ उसने बोला। तो ठीक है, हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आज हम क्लास लंबी कर लेंगे काफी, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो समझने में आसानी रहेगी, आपको कंटेंट एकदम अच्छा मिलेगा, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, है ना। और आस्था के साथ पढ़ें, पूरा विश्वास रखते हुए कि भाई हमको जो पढ़ाया जाएगा वो अच्छा पढ़ाया जाएगा। आप शक मत कीजिए, हम पूरा का पूरा ऐसे मतलब कंटेंट तैयार करके आपके पास आते हैं, ऐसे नहीं कि सीधे ही आ गए उठ के। अब देखिए, ये 2 की पावर n है, इसको मैं किस प्रकार बताऊं आपको। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एक, इससे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे 2c1 होता है वैसे ncr होता है। तो ncr का मतलब क्या होता है कि n अवयवों में से r तरीके से r को लेकर, जैसे टोटल n अवयव है उनमें से r को चुनने के कितने तरीके हैं, तो इसका मतलब होता है ncr। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा ना आपने 11th 12th में, तो वही चीज यहां पर हमको क्या करनी होती है, लागू करनी होती है। तो आओ मैं आपको लागू करके बताता हूं, एक उदाहरण भी देता हूं और ये प्रोसेस है ऊपर वाली ये सारी, ये भी मैं आपको वापस बताता हूं। ठीक है विद्यार्थियों। तो देखिए, मैं पहले ये बता दूं ये कैसे हुआ।
अब एनसीआर का मतलब मैंने बता ही दिया कि एनसीआर का मतलब है एन अवयवों में से आर अवयवों को लेकर चुनने के तरीके। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट लेते हैं अपन ए बराबर 1, 2 और 3। तो अब इसके क्या बनाने, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हम कैसे कैसे बना सकते हैं, सबसेट। एक तो देखो इन 3 अवयवों में से आप एक भी अवयव मत लो और एक सबसेट बना के दिखाओ मुझे। तो आप क्या बनाओगे कि फाई, हमने कुछ नहीं लिया और ये एक सबसेट। तो ये कितना हुआ, ये एक ही हुआ ऐसा सबसेट। अब देखो यदि मैं बोल दूं कि 2 अवयवों को लेकर सबसेट बनाओ तो आप बनाओगे 1, 2, 1, 3 और 2, 3। आपने कितने बनाए सबसेट, आपने सबसेट बनाए 3। अब मैं आपको जैसे बोलूं, सॉरी ये तो आपने एक भी अवयव नहीं लिया और ये आपने कितने अवयव ले लिए, 2। अब मैं बोलूं आप एक अवयव लेकर बनाओ तो एक अवयव लेकर आप बना सकते हो 1, 2 एंड 3। तो ये भी कितने बना दिए, 3। अब मैं आपको बोलूं कि आप 3 अवयव लेकर सबसेट बनाओ तो आप एक ये बना सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। तो टोटल कितने सबसेट बनाए आपने, 8। अब यही मामला लागू होता है यहां पर एनसीआर वाला कि भाई टोटल अवयव कितने हैं, 3। तो मैं बोलता हूं 3 अवयवों में से एक भी अवयव ना लेकर आप सबसेट बना के दिखाओ तो 3C0। और 3C0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये देख लो, ये यहां पर 1। अब मैं बोलूं कि इन 3 अवयवों में से, सॉरी इसको मैं वापस लिखूं 3C0। अब मैं बोलूं कि 3 अवयवों में से एक अवयव चुनो। इन 3 अवयव हैं 1, 2, 3, इनमें से एक अवयव चुनकर मुझे बनाकर दिखाओ तो 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, 3। और ये देखो ये कितने हैं, ये 3। अब मैं बोलूं इन 3 अवयवों में से 2 अवयवों को चुनकर मुझे बताओ कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो आप देखो 3C2 की वैल्यू आएगी 3। और यहां पर ये देख लो 2 अवयवों को चुनकर कितने सबसेट बनाए, 3। अब मैं बोलूं कि 3 में से ये तीनों के तीनों अवयवों को चुनकर आप मुझे सबसेट बना के दिखाओ तो आपने कितने बनाए, 1। ये रहा बनाया हुआ 1। अब बोले कि टोटल अवयवों की संख्या, तो प्लस प्लस प्लस। तो ये टोटल क्या हो गया, 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 और कितना आया टोटल, 8। आ गई बात समझ में। ये होता चुनने का तरीका, ऐसे निकालते हैं सबसेटों की संख्या। लेकिन हमारे पास ये सीधा 2n कैसे आया, बात यहां पर है। तो इसको समझने के लिए देखिए, अब मैं आपको 3 अवयव ना देकर कितने अवयव दूंगा, n अवयव। क्यों हमें तो क्या चाहिए, जो सार्वभौमिक जो सूत्र है वो चाहिए, सभी जगह काम में लेना है हमको। तो हमने क्या किया कि हमने टोटल n अवयव चुने। मैंने एक ऐसा सबसेट लिया, जो सेट लिया, उसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3 ऐसे मान लो n अवयव है। कितने अवयव हैं, n। अब मैं बोलूं आपको कि बताइए कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने बन सकते हैं मैक्सिमम। तो आप क्या करोगे, पहले तो n में से एक भी अवयव ना लोगे और बोलोगे कि क्या बना लो, सबसेट। तो वो 5 बन जाएगा। उसके बाद में NC1 लिया, NC2 लिया, मतलब n में से 2 अवयव ले लिए। ऐसे करते करते आपने n में से कितने अवयव ले लिए, n अवयव ले लिए। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं। जैसे आपने बाइनोमियल जो थ्योरम पढ़ी प्रमेय वगैरह, उसमें आपने पढ़ा होगा 1 प्लस x की पावर n की वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस NCn x की पावर n। अब इसमें क्या करो, आप वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो 1 रखते क्या हुआ, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ये हो गया 2 की पावर n बराबर में यहाँ पर NC0, यहाँ 1 रख दिया, 1 रख दिया, ये सब एक एक हो जाएंगे, प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2n। तो बस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2n। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि भाई जो सबसेट की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर 2-3 के कमेंट आए कि आप इनको वापस बता दो, तो ये हमने आपको वापस बता दिया। ठीक है, आप पूछ लिया करो, कोई चीज़ समझ में ना आए हम आराम से पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, आपका 5-6 महीने में कवर हो जाएगा कंप्लीट, आराम से करेंगे तो भी। और आजकल में बस नेट की व्यवस्था होने ही वाली है, फाइल अप्रूव हो गई और जैसे IP एड्रेस वो हमको मिल जाएगा, सारा लॉक हो जाएगा, तो फिर हमारे टावर लगा देंगे यहाँ पे छोटा मोटा, और फिर आपको मिलती रहेगी क्लासें, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक की क्लास देंगे आपको। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आज के पार्ट में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो इससे आगे क्या है,
इससे आगे उप समुच्चयों को लेकर क्वेश्चन है। उप समुच्चय है ना, जो भी सबसेट पढ़ाया, इसको लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उनको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए एक पेज लेते हैं और इस पेज पर समझते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, रेड पेन से लिख दूं और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं सोल्व वगैरह, ये सब पीडीएफ में तैयार हैं। ठीक है, आपको बस समझना है वीडियो पे और कुछ नहीं करना, और सीधा पीडीएफ पर जाना और पीडीएफ से सीधा नोट कर लेना और प्रिंट आउट भी ले सकते हो आप। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि ए बराबर कितना है, 7। इसका मीनिंग समझ गए आप। मतलब ए ऐसा सबसेट है जिसमें अवयव कितने हैं, 7। तो ए की जो गणना होती है, कोऑर्डिनलिटी होती है, उसको ऐसे ही तो शो करते हैं, कल ही पढ़ा। तब पूछ रहा है यदि ए बराबर 7 तब 2 से अधिक अवयवों वाले, 2 से अधिक अवयवों वाले उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आराम से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको, कॉन्फिडेंस रखिए। अब देखो इसका आंसर, इसको कैसे सोल्व करना है। देखो यदि a बराबर 7 है तो इसका मतलब क्या है कि a एक ऐसा सेट है उसमें टोटल अवयव कितने हैं, 7 अवयव हैं। कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 7। अब उन 7 में से हमको क्या करना है, 2 से अधिक होना चाहिए। 2 अवयवों वाले समुच्चय नहीं लेने, ना ही तो हमको वो अवयव लेने जिसमें जो वो सबसेट बनाने जिसमें कोई अवयव ना हो, ना ही ऐसे सबसेट लेने हैं जो कि क्या हो, जो कि जिसमें अवयव 1 हो या 2 हो। नहीं, 2 से हमेशा ही क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब देखो टोटल उप समुच्चयों की संख्या पूछे तो आप सीधा ही निकाल दोगे, क्योंकि आपको मालूम है सूत्र क्या है, 2 की पावर n। तो 2 के ऊपर पावर 7 लगाया और आप सीधा ही बता दोगे कि भाई इतने उप समुच्चय बनेंगे। लेकिन ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, सीधा सूत्र देगा ही नहीं। ये जानता है इसको क्या पूछना है, क्या विद्यार्थियों को आता है, कितना आता है, इजी क्या है, हार्ड क्या है। तो देखो इसने पूछा है कि मुझे तो ऐसे उप समुच्चय बताओ, आप टोटल मत बताओ, ऐसे उप समुच्चय बताओ कि जिनमें अवयवों की संख्या 2 से ज्यादा हो। तो आपको क्या करना है, 7C3, 7 में से 3 अवयवों को लेकर बनने वाले उप समुच्चय। क्यों, क्योंकि 3 से नीचे वाले लेना ही नहीं है, 3 के नीचे 2 आता है, सीधा 2 वाले नहीं लेने। साफ बोल रहा है अगला कि 2 से अधिक होने चाहिए। और क्या ले सकते हो आप, 7 में से 4 अवयवों को लेकर भी बना सकते हो, 7 में से 5 अवयवों को लेकर भी बना सकते हो, और 7 में से 6 अवयवों को लेकर बना सकते हो, और 7 के 7 अवयवों को लेकर आप क्या बना सकते हो, सबसेट बना सकते हो। अब इनको सोल्व कर लेना और सोल्व करते ही सीधा ही आपका क्या जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये था समझने का। अब बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आती होगी, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये सूत्र लगा लेना और सीधा क्या कर लेना, इसको सोल्व। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। रेड पेन से लिखता हूं वापस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि a बराबर 7 है, a बराबर 7 है, मतलब a में अवयवों की संख्या कितनी है, 7 है, तो उन उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। उन उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 2 व 3 समाहित हों, लेकिन 5 व 6 समाहित ना हो। देखो ये इसका आप ये समझ लो कि आपके स्तर को लेकर इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, समझ गए। मतलब कि अब इसमें क्या है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है, मैं मान रहा हूं, और ना ही मैं अभी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने को लेकर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बाकी आप उप समुच्चय जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके और ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ये तो उप समुच्चय तो आपके क्लियर रहेगा ही, और उस समय जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की जो पार्ट है वो आपके ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो भी आप एक बार समझ लीजिए कि इसको कैसे सोल्व करना है।
अब देखो प्रश्न बोल रहा है कि 7 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें ऐसे उप समुच्चय बनाने जिसमें क्या हो, 2 और 3 तो हमेशा ही क्या हो, शामिल हो, लेकिन क्या शामिल ना हो, 5 और 6 शामिल नहीं होने चाहिए, कदापि ये शामिल नहीं होने चाहिए। तो इसके क्या तरीके हैं, तो उनको लेकर हमको एक बार समझना होगा। तो समझिए, देखो हम पहले तो प्रैक्टिकल नॉर्मल लाइफ में हम जैसे सीधा देखते हैं वैसा सीधा देखिए। सीधा तो तरीका ये है कि आप 2 और 3 को तो फिक्स रखना ही है, चुनना है। अब बाकी शेष को चुनना है, और शेष में 5 और 6 को कभी नहीं चुनना है कि इनको तो कभी लेना ही नहीं है, और 2 और 3 को हमेशा फिक्स रखना है, ये फिक्स रख दिए। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम सिर्फ 2 3 को ही चुने और किसी को चुने ही नहीं। अब आगे कंडीशन आती है कि हमने 2 3 को सिर्फ ले लिया, अब 2 और 3 तो ले लिया, और ये जो बाकी कौन कौन बचे अब 2 और 3 को लेने के बाद, 1 4 और 7। तो ऐसा करते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं, 2 3 और एक बार 4 को ले लेते हैं, एक बार 2 3 और किसको ले लेते हैं, 7 को ले लेते हैं। ठीक है, और देखो अब इनको ले लिया, अब किसको लेना है, अब हम 2 2 अवयव लेंगे। 2 3 तो हमेशा फिक्स रखना ही है। अब हम क्या ले सकते हैं, 1 और 4 ले सकते हैं, 2 और 3 के साथ 1 और 7 ले सकते हैं, 1 और 7। और क्या ले सकते हैं, 2 और 3 के साथ और किसको ले सकते हैं, 4 और 7 को ले सकते हैं, ये 4 और 7 को ले लिया। अब 2 2 अवयव ले लिए। अब हम 2 और 3 के साथ क्या कर सकते हैं, अब हम 2 और 3 के साथ एक काम कर सकते हैं कि इन तीनों को साथ में ले लो, 1 4 7, 1 4 और 7। तो टोटल कितने आ गए, देखो 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ, टोटल कितने बन गए, 8। अब मैं आपको थोड़ा और अलग लैंग्वेज में आराम से समझाता हूं। आपने पहले क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या करो, इस पर गोला बना लो कि 2 और 3 तो मुझे हमेशा रखना ही है। ठीक है, तो 2 और 3 को आपने अलग निकाल लिया साइड में, तो शेष क्या बचे, 1 4 5 6 और 7। फिर पर्सन बोल रहा है कि अरे 5 और 6 को कभी शामिल मत करना। तो आप सीधा क्या करो, उसमें से 5 और 6 को क्या कर दो, उड़ा दो। ये 5 और 6 को उड़ा दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या चारा है, आपके पास चारा यह है कि 2 और 3 को तो हमेशा रखना है, और बाकी 3 अवयवों में से आप चुन सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 2 और 3 को तो रखा, लेकिन बाकी 3 अवयवों में से एक को भी नहीं चुना, 3C0। फिर क्या हुआ, इनमें आपने 2 और 3 को तो फिक्स रखा, और बाकी इन 3 अवयवों में से किसको चुन लिया, एक को चुन लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2 और 3 को तो फिक्स ही रखा, और इन 3 अवयवों में से कितने अवयवों को चुन लिया, 2 अवयवों को चुन लिया। फिर आपने 2 और 3 को फिक्स रखा, और इन तीनों के तीनों को चुन लिया। ठीक है, तो देखो 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, और टोटल आंसर कितना आएगा आपका, 2 की पावर 3 मतलब 8। आ गया आंसर। कैसा समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, आपने पहली बार देखा, पहली बार पढ़ा, तो ऐसा था कि नहीं कि भाई तुरंत ही आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यदि एक बार पढ़ने से ही सारा क्लियर हो रहा है तो आप तो मतलब इधर से घुसे सेकंड ग्रेड में और उधर से निकले तब तक ज्ञानी बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार वीडियो को देखा, एक बार और देखो, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व करो। आपके पास जो भी बुक है उससे क्या करो, प्रैक्टिस करो। जो नहीं आता है पूछो। तो ऐसे ही घिसते घिसते क्या हो जाएंगे, गोल। आगे बात समझ में। और इसको लेकर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और उप समुच्चय को लेकर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A बराबर है A1 A2 A3 और A7, यहाँ A7 कर लेना आप, है ना। आपके वो PDF में यहाँ पर A3 हो गया था गलती से, A7, तथा एक और है A3। A3 में अवयव कौन कौन से हैं, A1 A2 और A3। तब A के उप समुच्चय, जो उप समुच्चय है उनकी संख्या कितनी होगी, उप समुच्चय की संख्या, जिसमें, अब इस एक क्वेश्चन में ही मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं समझाने के लिए, जिसमें नंबर 1 A3 के सभी अवयव हों। आपको ये PDF में अच्छे से लिखे हुए मिलेंगे ना, यहां पर जल्दबाजी मत करना लिखने की, कि सभी अवयव हों। नंबर 2 A3
एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो। नंबर 3, A3 का केवल एक अवयव हो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेंगे उपसमुच्चय में जो उपसमुच्चयों की संख्या को लेकर शामिल हों। अब इनके आंसर देखिए आप। आंसर अब देखो, हम पहले क्या कर सकते हैं कि भाई A3 के सभी अवयव हों, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अभी ये वाला। A3 के सभी अवयव हों तो हम ऐसा कर सकते हैं कि A1, A2 और A3 तो हमको रखने ही रखने हैं। बाकी अब इसमें शेष क्या बचा, A4, A5 और A6। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ A1, A2 और A3 ही रखें, बाकी इन चार में से कुछ भी ना चुने। तो एक शर्त तो ये हो सकती है, ठीक है। और अब देखो और क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि ये A1, A2 और A3 तो रखें ही रखें, साथ में A4 ले लें, A5 भी ले सकते हैं, A6 भी ले सकते हैं और A7 भी ले सकते हैं। इतने तरीके से बना सकते हैं। मतलब A1, A2, A3 तो फिक्स है, बाकी जो शेष चार हैं उनमें से हम क्या चुन सकते हैं, एक चुन सकते हैं कोई भी एलिमेंट। ये चार हैं, इन चारों में से एक भी चुन सकते हैं, इन चारों में से एक चुन सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि A1, A2, A3 ये तो फिक्स रहेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन की पहली शर्त है कि A3 के सभी अवयव हों। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, दो दो एलिमेंट चुन सकते हैं, जैसे A4, A5 कर लिया, A5, A6 कर लिया। तो मतलब कहने का मतलब इन चार में से दो दो को साथ रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इन तीन को फिक्स रख के इन चारों में से तीन को ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इन तीन को लेकर चारों के चारों ले सकते हैं। अब इन सब का क्या कर लो, आप योग कर लो। इन सब का योग करोगे तो आपके पास टोटल जो संख्या आएगी वही संख्या होगी कि A3 के सभी अवयवों को साथ रखते हुए हम कितने प्रकार से उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो इनका जब आप सम करोगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 4। आ गई बात समझ में, ये कैलकुलेशन करके आप देख लेना। अब देखो नंबर 3 क्या कह रहा है कि A3 के एक भी अवयव ना हो। अब देखो नंबर 2 कह रहा है कि A3 के एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो। तो देखो A3 में कौन कौन से अवयव हैं, A3 में अवयव हैं A1, A2 और A3। और अपने A में अवयव कितने हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब प्रश्न की पहली शर्त यह है कि भाई हमारे ये A3 वाला एक भी अवयव ना होना चाहिए। उपसमुच्चय बना लो लेकिन इसका एक भी अवयव ना लेना। तो हम क्या करते हैं, ये जो तीन अवयव हैं A3 वाले इनको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम जो शेष ये हैं इन चार को लेकर ही हम क्या बनाएंगे, उपसमुच्चय बनाएंगे। तो अब इन चार को लेकर हम कैसे उपसमुच्चय बना सकते हैं, हो सकता है कि हम इन चारों में से एक को भी ना लें तो 5 बन जाएगा। हो सकता है इन चारों में से हम एक एक को चुन के बनाएं, A4 का बना लिया, A5 का बना लिया। हो सकता है कि इन चारों में से हम दो दो चुन लें, चारों में से तीन तीन चुन लें और चारों के चारों चुन लें। तो इस प्रकार बनाएंगे तो भी टोटल आंसर क्या आएगा, फाइनली 2 की पावर 4। आ गई बात समझ में। नंबर 3 क्वेश्चन थे। ये तीसरा क्या बोल रहा है कि A3 का केवल एक अवयव शामिल हो। ध्यान से देखना, ये बोल रहा है A3 का केवल एक अवयव शामिल ना हो, एक अवयव शामिल हो, एक अवयव शामिल हो। ठीक है। अब देखना आप, ये विद्यार्थियों थोड़ा क्वेश्चन ये तीसरा वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है। अब देखो A3 का हमको क्या लेना है, केवल एक अवयव लेना है। मतलब ये A3 के अवयव है ना, A1, A2, A3, इन तीन में से हमको केवल एक अवयव लेना है। और अब और लगते ये गुणा का चिन्ह, और तीन में से तो ये एक ले लिया, एक को थोड़ा सेपरेट लिखूं। देखो एक मिनट, अरे सॉरी कलर आ गया, रबर लेना था, ये लो। इन तीन में से केवल एक लेना है। इन तीन में से A3 में से केवल ले लिया हमने एक, और शेष जो चार बचे हैं उनमें से हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम उन चार में से एक भी ना लें। हो सकता है कि हम उन चारों में से एक ले लें, चारों में से दो ले लें, चारों में से तीन ले सकें, और हो सकता है हम चारों के चारों ही ले लें। ये कंडीशन बनती है।
बस इसको सोल्व कर लो। 3c1 और गुणा में आएगा आपके 2 की पावर 4 और फाइनली सोल्व करोगे तो आएगा 48। समझ गए? इन तीन में से तो एक और आते ही आपको क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और या और अथवा में क्या आता है, प्लस का। तो देखो तीन में से एक चुनना है और इन चारों में से या तो एक भी ना चुनो, या तो एक चुन लो, या तो दो, या तो तीन, या चार। आगे बात समझ में? और का मतलब ऐसे गुणा का चिन्ह लगता है और या और अथवा में लगता है प्लस का। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो ये मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ जो लिख रहा हूं ना, ये सारे के सारे पीडीएफ में एकदम बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। आप अभी साथ साथ मत लिखने लग जाना, अभी आपको अपना पूरा ध्यान सीखने पर देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिर्फ एक क्वेश्चन ही और कराऊंगा लास्ट, उसके बाद में बस अब बाद में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, मतलब अगले जो पॉइंट है ना उनको टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कितने, 2 करवाए या 3 करवाए, जो भी हो अपने क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन है कि यदि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए इज n, मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है, n, तब उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है पूछने वाले ने, मैंने ही पूछा। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यदि उचित उपसमुच्चय के बारे में आपको नहीं पता है तब आपके लिए बहुत ही क्या है, मुश्किल है, क्योंकि उचित उपसमुच्चय था आपने कल वाली क्लास में। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, यदि a की पावर n है तो देखो nc0 प्लस nc1 प्लस ncn, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, 2 की पावर n। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उचित उपसमुच्चय, ये मैंने यहां पर क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि यह है यहां पर मैंने यूज में क्यों लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, nc0 प्लस nc1 ये मैं वापस लिख रहा हूं, और इस पद से पहला पद कौन सा है, ncn-1 प्लस ncn 2 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है कि a इज सबसेट एंड इक्वल टू b। अब इसको अलग अलग किया तो आया a बराबर b और a सबसेट ऑफ b। तो अब उचित उपसमुच्चय बोलते हैं इसको, a इज सबसेट ऑफ b, मतलब उसमें जो a बराबर b वाला है वो भाग हमको हटा देना है। जैसे एक मैं छोटा उदाहरण लेके समझाऊं आपको कि यदि हमारे पास 1, 2 और 3 ये सेट है, तब देखो 5, 1, 2, 3, जल्दी जल्दी लिख दूं, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, इतने उपसमुच्चय बन सकते हैं। लेकिन इसमें से जो यह है ना, ये सारे सिर्फ यही उचित उपसमुच्चय हैं, ये वाला उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या, जो मेन समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या के क्या है, बराबर है। अर्थात यहां पर a बराबर क्या है, b है, और a बराबर b कभी भी उचित उपसमुच्चय में नहीं आता। यहां पर क्या आता है, a इज सबसेट ऑफ b, तभी उसको क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों अवयव काम में लेते हैं ना, उसको हटाने के बाद में जो शेष बचते हैं वही क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। मतलब जिस उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर है, सिर्फ उसको हटा दो तो शेष बचे वो क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय। तो अब आप देखना, अब आपको कहानी आएगी पूरी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में। अब देखो 1 मिनट रब कर दूं। अब आपको इसमें से क्या रिमूव करना है, अब आपको इसमें से nc0, nc1 ये सभी तो रखना है, ncn-1 तक रखना है, लेकिन ये ncn है वो हटाना है। क्यों? क्योंकि इससे जो समुच्चय प्राप्त होगा वो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अवयवों की संख्या है वो उपसमुच्चय के अवयवों की संख्या के क्या होगी, बराबर। क्योंकि जैसे ये अभी बनाया ना, a बराबर 1, 2, 3 वाला, इसमें जो उपसमुच्चय आता है 1, 2, 3, ये कब आता है, जब हम 3 अवयव हैं उसमें से तीनों को काम में लें, तब जाकर तो ये हमारा वाला उपसमुच्चय बनता है। ठीक है,
तो इसमें भी n अवयव हैं और उनमें से सारे के सारे काम में लेंगे तभी तो ये उपसमुच्चय बनेगा जिसमें अवयवों की संख्या समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर है। इसलिए हमको क्या करना है, इसको निकालना है NCN को। क्यों? क्योंकि NCN का मतलब है कि जितने n अवयव हैं समुच्चय में उन सभी को काम में लेते हुए उपसमुच्चय बनाओ। तो इसको करो रिमूव, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इस साइड भेज दो, 2n माइनस NCN, और NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NCN माइनस 1 बराबर 2n माइनस 1। ये आपका फाइनल क्या है, आंसर है। आ गई बात समझ में। और ये सब सारे के सारे मेरे PDF में लिखे हुए हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। दिखाऊं एक बार आपको PDF, ये देखो सेट एंड रिलेशन पार्ट 3, ये वाली। ये देखो कल हमने यहाँ तक पढ़ा, अभी जो जस्ट हमने ये मैंने आपको समझाया है उदाहरण, ये क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, और सबसे पहले समझाया वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर। अगले पेज में देखो a बराबर 7 लेकर ये उपसमुच्चयों की संख्या वाला बताया, 2 3 समाहित ना हो, 5 6 समाहित हो, तो उनका देखो ये अच्छे से लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन A3 के सभी अवयव शामिल हों, एक भी अवयव ना हो, A3 का केवल एक अवयव हो, वो वाला देखो, ये सारे अच्छे से एकदम समझाए हुए। और ये यहाँ तक, ये 48 तक, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाए हैं। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ये वाला पेज कंप्लीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और नया पेज लेते हैं, ये नया पेज। अब देखो आगे की स्टोरी समझो। आगे की स्टोरी है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि कौन कौन से समुच्चय को क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या होता है। नंबर 1 पर आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय ये क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब परिभाषा वगैरह मैं सारी यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि PDF में लिखी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मतलब एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित रखता है। ये दिए गए सभी समुच्चयों का क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है। इस प्रकार ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखता है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और इसे U से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका दूसरा नाम समष्टि समुच्चय भी है, इसको समष्टि समुच्चय भी बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को। जैसे मान लो मैं आपको एक समुच्चय देता हूं 1 2 3, फिर मैंने आपको एक और समुच्चय दिया 4 5, फिर मैंने आपको एक और समुच्चय दिया 6 7। अब मैं एक ऐसा समुच्चय लेके आऊं जो इन तीनों को ही क्या करे, अपने अंदर समाहित कर ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये समुच्चय इन तीनों के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, हम जब वेन आरेख बनाएंगे, जब ये वेन आरेख है, मान लो वेन आरेख बनाते हैं ना ऐसे कि ये A है, ये B है और ये C है, A B C। तो ये A B C ये तीनों किसके अंदर है, ये यूनियन के अंदर है। ये पूरा का पूरा क्या है, यूनियन। ये आपके सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय से बाहर कुछ भी नहीं। जैसे पर्सन में बोल दिया यूनियन, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय 1 से 10, तो मतलब उस पर्सन में अब 1 से 10 के अलावा बाहर कुछ भी नहीं। समझ गए आप मेरी बात। तो ये है। और वेन आरेख किसको बोलते हैं, वेन आरेख वो होता है कि जैसे कि कोई समुच्चय उसको निरूपित करने के लिए बनने वाला जो आरेख होता है उसको वेन यूलर आरेख बोलते हैं। और सामान्य बोलचाल में हम रोजाना काम में लेते हैं तब उसको सिर्फ शॉर्ट में वेन आरेख ही बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये होते हैं वेन आरेख, कैसे बनाए जाते हैं अभी बनाएंगे ढेर सारे, अभी आपको सब बताएंगे कि जो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। और ये डेफिनेशन हम एक बार यहाँ पर नोट्स में पढ़ लें। देखो, ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर समाहित रखता हो, ये दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। इस प्रकार ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखता है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका दूसरा नाम समष्टीय समुच्चय भी है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ो। आगे आता है अपने दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ।
अब देखो इसको आप इंग्लिश में और बेटर समझोगे, क्योंकि 11th 12th में जब हम पढ़ते थे तब हम इसको क्या बोलते थे, यूनियन, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। हिंदी और ये इंग्लिश मिक्स बोलते थे तो भी ऐसा बोलते थे कि ये दो जो समुच्चय हैं इनका यूनियन निकालना है। तो ठीक है, यूनियन का मतलब एक तरीके से योग। इसको हिंदी में यदि शब्दों में पिरोएं तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हो जो या तो ए में या बी में अथवा दोनों में हो। ऐसी परिभाषा लिखी हुई मिलती थी ना हमको। तो जैसे ए बराबर आपको लिखा हुआ मिला 1 3 4 और बी लिखा हुआ मिला 5 और 6। अब मैं बोलूं आपको कि इनका यूनियन कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी। अब जो ए में है और जो बी में है वो सारा इस गिलास में डाल दो, तो क्या बना 1 3 4 5 और 6। तो ये इस ए और बी का क्या हो गया, यूनियन हो गया, संग हो गया, दोनों संग संग आ गए। आ गई बात समझ में। अब देखो ये यूनियन कब काम आता है, हिंदी में पर्सन में आपको लिखा हुआ मिले या, अथवा, और या लिखा हुआ मिले आपको कम से कम एक। ऐसे शब्द लिखे हुए मिलेंगे ना, वहां वहां यूनियन का प्रयोग होगा। एक बार की अपने दिमाग में इसको कहीं पर भी साइड में रख लेना, ये अभी काम में आएगा। तब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि मैंने आपको बताया था ना वहां पर कि यूनियन में या, अथवा या कम से कम एक में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आगे करके बताऊंगा, जब इसका मतलब प्रयोग आएगा ना तब मैं बताऊंगा। अब देखो ए यूनियन बी का वगैरह मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया। अब एक और वेन आरेख बना के थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जैसे ये ए है और ये सी, ए और ये वाला पार्ट बी। अब ये मान लो कि ये जो सिर्फ इस तरफ है, जो सिर्फ इस तरफ है, सिर्फ इस तरफ, ये बीच वाला इनका कॉमन पार्ट छोड़ दो, ये क्या है, स्मॉल ए है, ये क्या है, स्मॉल ए, और ये वाला पार्ट है वो इस साइड का, वो क्या है, स्मॉल बी, और जो इन दोनों के कॉमन है बीच में उसको मान लेते हैं वो क्या है, सी है। तब जब मैं बोलूं आपको कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में एक तो ये पार्ट आएगा जो ए है वो, और इनके बीच वाला कॉमन पार्ट है सी वो भी, और जो ये बी है वो भी, ये तीनों ही आएंगे इसमें। आगे बात समझ में। मतलब यूनियन में से जो ए यूनियन बी है वो क्या होगा, ये ए पूरा, ये बी पूरा और इसके बीच वाला। यदि वेन आरेख की दृष्टि से देखें तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ए यूनियन बी में इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखो तो आप ए यूनियन बी एक्स, जहां एक्स किस प्रकार है, एक्स या तो किस में होगा, ए में बिलोंग करेगा, और या किस में बिलोंग करेगा, ए, ये और है ना, ए और या ये ए है वो बिलोंग करेगा आपके बी में, ये एक्स बिलोंग करेगा आपके बी में, ये और है यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कैसे, जैसे मैं ए यूनियन बी लेता हूं और ए यूनियन बी मैंने बनाया, यहीं पर बनाया, देख लो, इसी उदाहरण से देख लो। अब ए यूनियन बी का जो प्रत्येक अवयव है इसको हम किससे दर्शा रहे हैं, यहां पर एक्स से। अब इसका प्रत्येक अवयव जो हमने एक्स माना है ये या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। देख लो, 1 उठाओ किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, 6 उठाओ किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। मतलब इसका प्रत्येक अवयव, यूनियन का प्रत्येक अवयव या तो ए से बिलोंग करता है या बी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज भी नोट्स में लिखी हुई है, एक बार नोट्स पर आ जाओ, पढ़ लेते हैं। दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हों जो या तो ए में या बी में अथवा दोनों में हो, अर्थात कम से कम एक में जरूर हो। अब इस लाइन को और समझो, एक एग्जांपल ले लेता हूं बढ़िया। ए बराबर 1 2 3 4 और 5, और नंबर बी 5 6 7, ए यूनियन बी 1 2 3 4 और 5 एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि समुच्चय में रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता। 6 और 7। अब करते हैं कलर चेंज। अब देखो लाइन को पढ़ो, ऐसा समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हों जो या तो ए से, या तो अवयव ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा अथवा दोनों से ही करेगा, लेकिन कम से कम एक से तो जरूर ही करेगा। ऐसा कोई अवयव न होगा कि भाई ए से बिलोंग नहीं कर रहा और बी से बिलोंग नहीं कर रहा। देखो यहां पर ये ए है, 1 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, 7 है वो बी से बिलोंग कर रहा है,
और 5 है वो दोनों से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों से ही बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ गए? मतलब प्रत्येक अवयव कम से कम एक से जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, या तो या एक से बिलोंग करेगा अथवा बी से बिलोंग करेगा अथवा दोनों से बिलोंग करेगा, लेकिन कम से कम एक से तो जरूर ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिलोंग ही नहीं करेगा। अब ये आपको पता चल गया, यूनियन में या, अथवा और कम से कम एक की टर्म हिंदी में लिखी हुई मिले, वहां पर किसका प्रयोग होता है? यूनियन का। ये चीज मैंने यहां पर लिखी थी, तब मैंने बताया था कि आगे आपको यूज लेके बताऊंगा कि कैसे होता है। देखो आगे ना टर्म कि कम से कम एक से जरूर बिलोंग करता है, कम से कम एक से जरूर बिलोंग करे तो वहां पर क्या होगा? यूनियन होगा। आगे बात समझ में? या तो ए से बिलोंग करेगा अथवा बी से बिलोंग करेगा अथवा दोनों से करेगा, लेकिन कम से कम एक से तो जरूर ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो ये होता है यूनियन। अब देखिए, ये यूनियन को कंप्लीट पढ़ लें। यहां पर इसे ए यूनियन बी से निरूपित किया जाता है, या अथवा में यूनियन आता है। ठीक है, और ये यहां पर देखो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, ये वाला सी है, ये पूरा यूनियन है। ये यहां से लेकर ये यूनियन, इसमें ये सभी ये दोनों सेटों को अपने अंदर क्या कर रखा है? समाहित कर रखा है। तो देखो ए यूनियन बी में एक्स के अवयव आएंगे जो या तो ए से बिलोंग करेंगे या किससे बिलोंग करेंगे? बी से। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए भी आएगा, क्योंकि या तो ए में बिलोंग करेंगे, या ये जो सी वाले पार्ट हैं जो बी में बिलोंग करेंगे, अथवा ये दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। देखो ये बी वाला पार्ट है, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है, ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। तो ये ऐसे लैंग्वेज। और ये यहाँ पर डायग्राम शानदार आपके बनाया हुआ तैयार, आपको बस छापना है। ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 5 6 7 और ए यूनियन बी। ये देखो यहाँ पर उदाहरण। आगे बात समझ में? अब आगे आता है दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ टॉपिक ले लो। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सॉरी यहाँ पे नंबर 3 आएगा ना। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना है। अब देखो सर्वनिष्ठ बोलते हैं तो थोड़ा लग सकता है आपको अनफेमिलियर, लेकिन यदि मैं बोलूं कि इंटरसेक्शन निकालना है दो का, तो खूब निकाला इंटरसेक्शन तो आपने, निकालते निकालते यहां तक पहुंच गए आप। तो देखो इसमें होता क्या है कि यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, तब ए व बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होगा जिसमें वे अवयव दोनों में हो। वे अवयव किस में होना चाहिए? दोनों में। अब देखो हमारे गुरुजी हमें कैसे बताते थे बचपन में। देखो ऐसे बताते थे, वो बोलते थे कि बेटा जैसे ये ए है, ये बी है, अब इन दोनों में जो कॉमन है ना, वही क्या है? सर्वनिष्ठ है। इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। अब यहां पर कोई चीज रखी हुई है, वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, और यहां पर कोई चीज रखी हुई है, वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह हैं जहां के अवयव ए में भी हैं और बी में भी हैं? तो वो जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये वो अवयव हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये वाला जो पार्ट होता है यही इंटरसेक्शन कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। उदाहरण देकर बताऊं, ए बराबर है 1 2 और 3 और बी बराबर है 3 5 और 6, और मैं बोलूं आपको कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये होगा कि भाई इन दोनों में जो कॉमन हो, ए और बी में कॉमन हो। यहां पर भी तो कॉमन देखा कि भाई ए और बी दोनों में हो, तो ऐसा कौन सा अवयव है जो ए में भी है और बी में भी है? तो वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 आएगा। हमारे गुरुजी हमें बताते थे कि जब यूनियन हो ए यूनियन बी, तो जो ए में है वो भी इस गिलास में डाल दो और जो बी में है वो भी इस गिलास में डाल दो। और जब ए इंटरसेक्शन बी भाई निकालना हो तब गिलास को करो उल्टा, जो कॉमन चीज होगी वो यहां पर पेंदे में चिपकी हुई रह जाएगी। तो देखो ये 3 है, वो चिपका हुआ रहेगा। ऐसे बताते थे हमारे गुरुजी हमें। ठीक है, और इसको यदि मैं लैंग्वेज में लिखूं तो ये लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई देखो, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब ए व बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिनमें वे अवयव आएंगे जो दोनों ए व बी दोनों में हो। ए व बी को बी के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी द्वारा निरूपित करते हैं, और इसका ये गणितीय रूप ए इंटरसेक्शन बी एक्स बिलोंग्स टू ए, या नहीं आएगा यहां पर आएगा और ये और है एंड वाला, और मैं एक
ऐसे लिखता हूं और। इस और का मतलब होता है या और अथवा। इसका प्रयोग होता है ये और, ऐसा इंग्लिश में यदि मैं और लिख दूं या लिख दूं अथवा लिख दूं, इनका प्रयोग होता है हमेशा ही यूनियन में। और यदि मैं ऐसा लिख दूं और या फिर लिख दूं एंड, तो इनका प्रयोग होता है हमेशा ही जो ये इंटरसेक्शन वाले मामले में। देखो यहां पर देखो ये लिखा हुआ और, इस और का मतलब क्या है? या अथवा। ये मतलब है इसका, मतलब x बिलोंग्स टू a, x या तो a में बिलोंग करता है या x बिलोंग करता है b में। तो देखो ये लिखा हुआ या अथवा। और यहां पर आप करेक्शन कर लेना पीडीएफ में, आपको जब पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर लिखना ये और, ये इंग्लिश वाला और मत लिखना ऐसे। इस और का मतलब होता है या अथवा, या तो यहां हिंदी में लिख लेना और, या फिर लिख लेना एंड। इसका मतलब होता है, देखो इसको पढ़ के देखो, x जहां x बिलोंग्स टू a, x a में बिलोंग करता है और x b में भी क्या करता है? बिलोंग करता है। तो देखो यहां पर मान लो कोई x है, वो a में भी बिलोंग करता है और b में भी बिलोंग करता है। आ गई बात समझ में? ये उदाहरण है a बराबर 3 4 5 और b बराबर है 4 3 5 6 7। तो इनका इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन है 3 4 5। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है दो समुच्चयों का अंतर। जैसे कोई समुच्चय a है और एक समुच्चय b है, तो इनके अंतर को कैसे लिखते हैं? a माइनस बी, और या फिर लिखेंगे b माइनस a। तो इस अंतर का क्या मामला होता है? देखिए जैसे एक ये यूनियन है सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है? यूनियन है। इसमें एक a है और एक क्या है? b है। ये a है और ये b है। यदि मैं a में से b को घटा दूं तो मुझे क्या करना होगा? a में से b को पूरा का पूरा अवॉइड कर दो, b को पूरा का पूरा अवॉइड। ये देखो ये मैंने कर दिया पूरा का पूरा अवॉइड। अब देखो ये केवल a है, a माइनस b का मतलब होता है केवल a, उसमें b का एक अंश भी नहीं रहना चाहिए। देखो ये एक अंश भी नहीं है, ये b की सीमा यहां तक है, ये रेड दिखाई दे रही होगी यहाँ पे देखो आप, ये इस सीमा को टच करते हुए ये वाला पूरा, तो इसे बोलते हैं a माइनस b, मतलब b को पूरी तरीके से छोड़ दो। और यदि मैं ऐसा बनाऊं b माइनस a, ये a है और ये b है, तो मुझे क्या घटाना है? b में से a को घटाना है, मतलब a को पूरी तरीके से क्या करना है? अवॉइड करना है। a की सीमा यहां तक लग रही है, तो इस a को पूरा का पूरा क्या कर दो? अवॉइड कर दो। और शेष b का मतलब क्या है? केवल और केवल b, इसमें a का एक अंश भी नहीं है, केवल b। अब इसको कैसे भाई गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? पहले इसको लिख के देखो, इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी। a माइनस बी में वो अवयव आएंगे x मतलब कोई भी एक एलिमेंट जो केवल और केवल a में बिलोंग करता हो, केवल और केवल a में बिलोंग करता हो, तथा b में बिलोंग नहीं करता हो। ठीक है। और इसका गणितीय रूप कैसे लिखेंगे? केवल b वाला, इसमें लिखेंगे b माइनस a में x कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो केवल किस में बिलोंग करेगा? b में, तथा a में कदापि बिलोंग नहीं करेगा, उसमें a का कोई भी उससे ताल्लुकात नहीं होगा। इसे बोलते हैं दो समुच्चयों का अंतर। उदाहरण देखिए, सीधा उदाहरण नोट में बता दूं, समय की बचत होगी। यदि a व b दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब जो रिक्त नहीं है, तो a व b का अंतर वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव होते हैं जो a में होते हैं परंतु b में नहीं, b के अवयव नहीं होने चाहिए। इसे a माइनस b से निरूपित करते हैं। देखिए a माइनस b में ये वाला भाग आएगा, a माइनस b घटा दिया मतलब b बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, b घटा दिया, तो अब शेष क्या बचा? केवल a। तो ये केवल a, x बिलोंग्स टू केवल a, नॉट बिलोंग्स टू b। ये गणितीय रूप है। ये b माइनस a, ये मैंने अभी बताया ना आपको, ये केवल b। बस ये कनेक्शन है। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। ये एग्जांपल a बराबर है 2 3 4 5 और b बराबर है 4 5 6 7। अब ये कहता है a माइनस b, a में से b को घटा दो, b का एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो a में से b को घटाया, b का कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो b का एलिमेंट इसमें देखो ये 4 5 है, इनको उड़ा दीजिए, उड़ा दिया, शेष क्या बचा? b 2 3। और आगे बोलता है कि b माइनस a, b में से
ए को घटा दीजिए, ए के जो अवयव हैं वो उड़ा दीजिए, तो ए के अवयव हैं 4 5, उड़ा दो, शेष क्या बचा 6 7। ठीक है विद्यार्थियों, आ गई बात समझ में। तो अब आगे बढ़ो, आगे और क्या है, आगे अपना है टॉपिक समुच्चयों का सम्मित अंतर। अगला पॉइंट नंबर 5, समुच्चयों का सम्मित अंतर। समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें समुच्चयों के सम्मित अंतर में मेन पार्ट क्या लेना है वो मैं आपको पहले ही बता दूं। एक तो देखो समुच्चयों के सम्मित अंतर को ऐसे शो करते हैं, ए सिमेट्रिक बी, ऐसे शो करते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसे भी शो किया हुआ आपको मिल जाएगा। ये होता है ए और बी के सम्मित अंतर को दर्शाने का तरीका। और एक्चुअल में ये चीज होती क्या है, गणित यहाँ पर डायग्राम में बता दूं तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएगी, परिभाषा की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए और ये बी, तो इसमें आप क्या करो, ये जो कॉमन पार्ट है ना वो छोड़ दो, कॉमन पार्ट को छोड़ दिया, ये केवल ए, ये वाला भाग क्या है केवल ए, केवल ए, और केवल ए का मतलब होता है ए माइनस बी। भाई ए में से बी को घटा दिया, बी का एक अंश भी नहीं है। और ये वाला भाग क्या होता है केवल बी, ये वाला भाग क्या होता है केवल बी, यहां लिख दूं मैं केवल बी। केवल बी का गणितीय रूप क्या होता है बी माइनस ए, मतलब बी में से मैंने ए घटा दिया, ए का एक अंश भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये कॉमन, इस कॉमन पार्ट को बिल्कुल छोड़ दो, इस कॉमन पार्ट को बिल्कुल छोड़कर जब हम केवल ए और केवल बी का जब हम योग करते हैं, केवल ए और केवल बी का योग, तो केवल ए और केवल बी में कौन सा पार्ट आएगा, जो ब्लू मैंने ये किया है ना, ये ब्लू वाला पार्ट आएगा। तो ये ब्लू वाला सारा पार्ट ही क्या कहलाता है ए सिमेट्रिक ऑफ बी, मतलब इनका सम्मित अंतर। आ गई बात समझ में, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ए प्लस ऐसे बी से भी दर्शा सकते हैं। आ गई बात समझ में, मतलब केवल ए और केवल बी का योग ही इनका क्या है सम्मित अंतर, मतलब कॉमन पार्ट को छोड़कर केवल ए और केवल बी को चुन लो। अब देखो ए माइनस बी है, केवल ए की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं ए माइनस बी, और प्लस की जगह हम क्या लिखते हैं यूनियन, और केवल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो ये ए सिमेट्रिक बी, ये लो, ये इसका हो गया गणितीय रूप, और ये हो गया इसका आरेखीय रूप। चित्र में ऐसे दर्शाएंगे और गणितीय रूप में ऐसे दर्शाएंगे। और मैं इसको अलग लैंग्वेज में, अलग गणितीय रूप में और कैसा दे सकता हूं, तो मैं ऐसा भी गणितीय रूप दे सकता हूं ए सिमेट्रिक बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कह रहा है, इस समझो ये और ये बात एक ही है, ये दोनों है ना, ये दोनों बात एक ही है। कैसे है, तो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा ना तब आपको पता चलेगी कैसे। देखो पहले एक मैं पूरा यूनियन लेता हूं, ये वाला पूरा यूनियन, ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए और ये बी। ये पहले तो क्या कहता है, पहले कहता है ए यूनियन बी लीजिए आप, ए यूनियन बी में सारा आ जाएगा, ये ए वाला पूरा और ये कॉमन वाला भी और साथ ही साथ ये बी पूरा। ये पहले तो कहता है कि ए यूनियन बी पूरा लीजिए, इसने इसका कहना हुआ और हमने ले लिया, भाई हम भोले वाले आदमी ले लिया। अब ये क्या बोलता है आगे बोलता है कि इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है विद्यार्थियों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये कॉमन वाला पार्ट। अब ये बोल रहा है कि इस कॉमन वाले पार्ट को घटा दीजिए इस यूनियन में से, तो हमने कहा ये लो जी, इस कॉमन वाले पार्ट को घटा दिया। ये एक सेकेंड रुकना, ये लो, ये जो कॉमन वाला पार्ट था वो हमने क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया ब्लू। अब कॉमन वाला पार्ट घटा दिया तो अब देखो क्या बन गया हमारे पास, वही तो बना है जो यहां पे कॉमन वाला पार्ट घटाने के बाद क्या बचा था, केवल ए और केवल बी। यहां पर भी कॉमन वाला पार्ट घटाने के बाद क्या बचा, केवल बी और केवल ए, बस इन्हीं का योग ही तो क्या है सिमेट्रिक। तो इसको अदर लैंग्वेज में, अदर गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, तो इसको एक बार नोट्स पे देख लो। ये देखो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। यदि ए व बी दो समुच्चय हों तब समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये वाला
को समुच्चय ए व बी का सममित अंतर कहते हैं। इसे ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से निरूपित करते हैं। तो ये ए और ये ऐसे त्रिभुज का सिंबल बना के ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये देखो ये केवल ए, ये केवल बी, और ये बीच में जगह छोड़ी हुई, ये नोट्स में ये इसका अदर रूप, और इसे ए प्लस बी ऐसे भी दर्शाते हैं। समझ गए? ये सब नोट्स में आपको मिलेगा, और पीडीएफ टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेंड कर देना, और व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप यदि नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जो पर्सनली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट। ठीक है विद्यार्थियों, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, जो नंबर है 9636202396, इन पर क्या कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप। अब देखिए a बराबर 2 3 4 और b बराबर है 4 5 6 7। तो पहले मैंने a माइनस बी किया तो 2 3 आ गए, b माइनस a किया तो 5 6 7 आ गए, बाकी करनी मैंने बता ही दी। और तो ये हो गया 2 3 5 6 7, ये ऐसे निकालते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको सीधा ही आ जाएगा। अब देखिए आगे आता है, अच्छा पेज भर गए, 3 पेज मिलते हैं एक नोट में, ये कंप्लीट भर गया, इसको हटा दो, दूसरा ले लो। अब देखिए, अब शुरू करते हैं आगे। अपना अगला पॉइंट है नंबर 6, ए संयुक्त समुच्चय। ए संयुक्त समुच्चय, ए संयुक्त समुच्चय को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे इसमें सीधा पहले गणितीय रूप बता दूं, ये वेन आरेख में आरेखीय रूप बता दूं। जैसे ए है और ये बी है, ये ए और ये बी। अब ये कहता है कि दो समुच्चय ए व बी ए संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे यदि इनका इंटरसेक्शन क्या आए, फाई आए। ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालें वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। फाई का मतलब रिक्त होना चाहिए। रिक्त माने उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये देखो गणितीय रूप, ए और बी, इनमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि मैं ऐसे कर देता तो ये वाला भाग क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। यदि ए इंटरसेक्शन फाई होता है अर्थात ए तथा बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ए संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 3 और 7 है और बी बराबर 2 4 और 6 है। अब मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी अर्थात इन दोनों में कॉमन क्या है, तो विद्यार्थियों आप बोलोगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तब मैं बोलूंगा कि ये ए और बी है वो आपस में ए संयुक्त क्या हैं, सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, ए संयुक्त समुच्चय हैं। देखिए इनको यहाँ पर, दो समुच्चय ए व बी ए संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो अर्थात यदि ए तथा बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो। ये इसका आरेखीय रूप और ये इसका उदाहरण जो मैंने आपको बताया, ए व बी ए संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब आगे देखिए और बढ़ो आगे। अगला पॉइंट है अपना पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट होता है ना, CS कॉम्प्लीमेंट्री सेट, वो क्या होता है देखो। जैसे इसका पहले आरेखीय रूप बता दूं, ये A है। अब मैं बोलूं A का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, तो A का कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है A को छोड़कर यूनिवर्सल में है वो सारा का सारा ही क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट है। A को छोड़कर शेष, जो यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये ब्लू में मैं लिख देता हूँ यूनिवर्स। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल है। तो ये ए को छोड़कर यूनिवर्सल में जो भी शेष है वो सारा का सारा ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट है वो यदि यूनिवर्सल में से ए को घटा दें तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यूनियन में संख्याएं हैं 1 2 3 4 और ए में अपने पास संख्याएं हैं 1 और 4। अब मुझे ए का पूरक, ए का पूरक मतलब है ए को छोड़कर सब कुछ। तो ए को छोड़ दो मतलब 1 और 4 को छोड़ दो और बाकी यूनिवर्सल में जो भी है अर्थात 2 3। तो ये 2 3 जो ये सेट बना है ये अब ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप देख लो ए डैश यूनियन माइनस ए, ये यूनियन पूरा 1 2 3 4 था, इसमें से हमने ए घटा लिया
मतलब ए का एक भी अंश नहीं रहना चाहिए। तो ए के अंश थे, 1 और 4 घटा लिए तो क्या प्राप्त हुए हमें, 2 और 3। बस वही तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया। आइए इसको नोट्स में पढ़ते हैं। पूरक समुच्चय। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय है जिनमें वे सभी अवयव होते हैं जो सार्वत्रिक समुच्चय में तो होते हैं परंतु समुच्चय ए में नहीं होते हैं। इसे ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 और ए बराबर है 1 2 3, तो इसके ए के पूरक में क्या क्या आएगा, इस यूनियन में से ए को घटाने पर जो भी शेष रहेगा, अर्थात इस ए को छोड़कर, ए के अवयव हैं 1 2 3, तो इनको छोड़कर यूनियन में जो भी शेष है वो सब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, अब ये नॉर्मल डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसी के साथ अपनी क्लास खत्म है, ठीक है। तो इनको मैं यहीं पर बता दूं। देखो ये पूरक समुच्चय वाला तो थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, यहां बता देता हूं, ये गुणधर्म है इनके। तो देखिए प्रॉपर्टी है, फाई है वो यूनियन का डैश और फाई डैश है वो यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो ए है, और ए यूनियन ए डैश है वो यूनियन है, और ए और इसके पूरक में जो है वो फाई है। अब इनमें पांचों को आरेख पर बताता हूं। जैसे मैंने ये आरेख बनाया, अब मैं कह रहा हूं जो फाई क्या है। अब यदि मैं पूछ लूं कि ये यूनियन है, पूरा का पूरा ये यूनियन है, इस यूनियन के डैश मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन को छोड़कर, तो मैं पूछूं कि यूनियन को छोड़कर शेष क्या है, तब आप बोलोगे कि शेष तो कुछ है ही नहीं, जो है वो सारा यूनियन में है। जैसे ये यूनियन बना दिया 1 2 3 4 5 6, और नीचे छोटे छोटे सेट बना दिए 1 2 3, और बी बराबर 4 5 और सी बराबर 6, तो ये सारे के सारे एबीसी हैं वो इस यूनियन में समाहित हैं। यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। और अब मैं बोल दूं कि इस यूनियन को छोड़कर क्या है, तब आप बोलोगे कि इस यूनियन को छोड़कर कुछ भी शेष नहीं है। इस यूनियन को छोड़कर का मतलब है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पूरक यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यूनियन को छोड़कर शेष क्या है, फाई है, कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो ये चीज हो गई। और ये इसकी जस्ट उल्टी है, ये बड़ी मजेदार है। यदि मैं बोलूं आपको कि जो रिक्त है, भाई रिक्त है उसको छोड़कर क्या है शेष, रिक्त को शेष छोड़ दो, कि जो रिक्त है उसको छोड़ दो तो शेष क्या है, तो शेष सारा यूनिवर्सल है। भाई ये यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये शेष को छोड़कर है। मतलब यदि कोई खाली है, उस खाली का कॉम्प्लीमेंट लें तो शेष सारा का सारा क्या आ जाए, यूनिवर्स आ जाए। समझ में आ गई बात? अब देखो ये यूनियन है, तो यूनियन में 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके उप समुच्चय बनाने हो तो एक उप समुच्चय तो है फाई, अब शेष उप समुच्चय 1 2 3 ऐसे आप बनाते ही जाओ सारे। अब मैं आके बोल दूं कि इस फाई को छोड़ दो आप, फाई को छोड़ने का मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट, इस फाई को छोड़ दो आप, शेष क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई शेष सारा का सारा यूनिवर्स है, शेष सारा का सारा यूनिवर्स है। आगे बात समझ में? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बोलता है, यहां पर एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूं कि ये जो ए है ये बोलता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो हमने निकाल लिया भाई कि ठीक है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ए को छोड़कर बाहर का एरिया सारा। अब ये बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया सारा का सारा। अब इस ए के कॉम्प्लीमेंट वाला ये बाहर वाला एरिया है, ये सारा का सारा बाहर वाला एरिया, अर्थात ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एरिया, इसको छोड़कर, इसको फिर छोड़ा तो मतलब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेना, कि इसको छोड़कर बताओ आप कि इस यूनिवर्स में क्या है। तो हमने कहा भाई ये ए का कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला सारा का सारा। अब इसको भी हम यदि छोड़ दें तो यूनियन में तो सिर्फ क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा। तो ये आ गया ए। कितना सिंपल है। अगला देखिए, 1 मिनट इसको रब कर दें। ये लो, इसको कर दिया हमने रब। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं, ये वाला ए यूनियन ए डैश। जैसे ये ए है, ये सारा का सारा ए है। अब मैं बोलूं कि एक तो ए ले लो और साथ ही साथ इसमें क्या जोड़ दो, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये बाहर वाला भी सारा, ये बाहर वाला सारा का सारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। जो ए में नहीं है वही तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तब मैं कहता हूं एक तो ए को ले लो सारे को, और ए के बाहर वाला भी सारा ले लो, और इन दोनों का योग कर दो, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर आप कहोगे कि ये सारा यूनियन बन जाएगा जो 4 लाइन के अंदर है। तो बस यही प्रॉपर्टी है।
अगला बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, कि एक तो ए वाला, ये ए देखो ये बीच में इस गोले के अंदर है वो, और जो ये बाहर वाला है सारा, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो भाई जो ए में नहीं है वही तो ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो ए में नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? फाई। यही चीज, ये सारे गुणधर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं पांचों, जो मैंने अभी आपको समझाए। अब वेन आरेख की डेफिनेशन है। वेन आरेख होता है समुच्चय को निरूपित करने के लिए बनने वाले आरेखों को वेन यूलर आरेख कहते हैं, या वेन आरेख भी कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं? वेन आरेख बोलते हैं। अब ये दो नोट हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग से ऐड किया। एक देखो, घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। अब इसको मैं समझा दूं इस लाइन को। यहाँ पर जैसे मैंने एक ले लिया, ए बराबर 1 2 3 4, 4 का तो मतलब बड़ा हो जाएगा 1 2 3 तक। अब मैं बोलूं कि इनके जो आप उप समुच्चय बनाओ, तो आपने बनाया 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। और एक आपने बनाया 1 2 और 3, तो टोटल आपने कितने बना दिए? 8 बना दिए। अब मैं आपको बोलता हूं कि घात समुच्चय क्या होता है। इन सभी उप समुच्चयों को यदि मैं कर्ली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक के अंदर बंद कर दूं, और जो ये इतना बड़ा सेट बना है, मान लो ये बी बना है, तो ये इतना बड़ा जो सेट बना है ना, इन उप समुच्चयों का समुच्चय बना है ना, वही क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। अब इन लाइनों को पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगी। ये लाइनें कहती है घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ठीक है, चलो ये घात समुच्चय का ये प्रत्येक अवयव, चाहे फाई ले लो भाई, फाई भी अपने आप में एक समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। और ये देखो, ये 1 2 3 क्या है? ये एकल समुच्चय है, इनमें एक एक अवयव है। तो घात समुच्चय का कोई भी अवयव उठा लो, ये सभी आप समुच्चय हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। और देखो आगे कहता है कि प्रत्येक समुच्चय का घात समुच्चय सदैव अरिक्त होता है। अब ये कहता है कि कोई भी समुच्चय उठा लो, चाहे ये 1 का उठा लो, ए बराबर 1 है, और आपको बोले इसके उप समुच्चय बनाओ, तो आपने बनाए एक तो फाई और 1, और इनका सेट होगा वही इस समुच्चय का क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। इस ए का घात समुच्चय क्या है? ये बी है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी समुच्चय ले लो, छोटा सा छोटा, और उसका घात समुच्चय बना लो, वो घात समुच्चय कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे मान लो एक समुच्चय दिया मैंने आपको ये, अब भाई इससे छोटा क्या समुच्चय होगा? ये तो खुद खाली है बेचारा, ये फाई है। अब मैं बोलूं कि आप एक काम करो, इसके क्या बनाओ? उप समुच्चय बनाओ। तो आप क्या करोगे कि सर इसका तो एक ही उप समुच्चय है, फाई। और तो मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि इसको कर लो कर्ली ब्रैकेट में बंद, और ये अपना क्या बन गया? घात समुच्चय बन गया। अब बताओ ये घात समुच्चय रिक्त है क्या? ये रिक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या विद्यमान है? फाई विद्यमान है। आ गई बात समझ में? तो मतलब घात समुच्चय कभी भी क्या नहीं होता, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय बना लो, वो सदैव अरिक्त होगा, मतलब वो कभी भी रिक्त नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ ही जो आज की अपनी क्लास थी वो समाप्त है। और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो लिंक में दे रखे हैं उस पर कमेंट करके, उस पर मैसेज करके बताना कि आपको कैसा लगा, और आप इस क्लास में क्या क्या बदलाव चाहते हो, क्लास को लंबी रखना या छोटी करना वगैरह वगैरह। और भी कोई आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर पूछना। ठीक है विद्यार्थियों, हमसे जितना संभव हो पाएगा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।